हाय फ्रेंड्स, ये जो हमारा लेक्चर है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के हवाले से है। हम एक लेक्चर इसमें दे चुके हैं और उसमें हमने ये समझा कि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से ना वो पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो रही होती है और इससे जो है ना इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी आ रही है। अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस, इसमें जो है ना एक ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। देखते हैं कि कौन कौन सी मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटिक्स मेलाइटिस होता है। यानी कि डायबिटिक मेलाइटिस हमारे खुद के मेटाबॉलिक सिस्टम, इसमें कोई मसला आया है और कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर उनमें कोई भी 2 या 3 बातें आपको नज़र आएँ तो उससे डायबिटिक मेलाइटिस हम कह सकते हैं। इस क्राइटेरिया को देखने के लिए जो है ना हमने यहाँ पर 5 जो है ना, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों में से अगर कोई भी 2 या 3 चीज़ें आपको नज़र आने लगें और ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा हो तो आप कह सकते हैं कि इसको जो है ना डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है। इस सबसे पहले जो है ना, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। 126 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, सॉरी। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 mg पर डेसीलीटर के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। आप जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो इसमें आपको पता पड़ जाएगा। अगर 126 mg पर डेसीलीटर से फास्टिंग और 150 mg पर डेसीलीटर से के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो ये आपकी दूसरी कंडीशन पॉजिटिव आ जाएगी। HDL हाई डेंसिटी लेवल, जो गुड लिपोप्रोटीन है, इसमें भी अगर मेल के अंदर 40 mg पर डेसीलीटर से कम या इसके बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो गुड लिपिड है वो कम हो रहा है, 40 mg से कम आ रहा है या यहाँ तक है। अगर मान लो अगर 41 है या 42 है मेल के अंदर तो ये सही है, लेकिन अगर 40 है और 40 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये HDL की जो कंडीशन है, ये तीसरी क्राइटेरिया के अंदर जो ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से फीमेल के अंदर 50 mg पर डेसीलीटर से अगर ये कम हो रहा है या 50 mg तक ही है तो आप इसको भी पॉजिटिव मान लीजिएगा कि ये भी एक पॉजिटिव है, एक क्राइटेरिया के अंदर आ गया, आपने इसको मेंशन कर लेना। इस तरीके से अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उसका जो है ना 130/85 mmH इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो रहा हो इसका BP, और उनमें कोई भी और भी 2 या 1 चीज़ प्रेजेंट हो तो आप उसको डायबिटिक मेलाइटिस की क्राइटेरिया में फिट कर सकते हैं कि इसको हो सकता है कि डायबिटिक मेलाइटिस हो चुकी हुई है। इस तरीके से BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, अगर मेल के अंदर ज़्यादा या उसके 35 के बराबर हो, इसकी तरह से फीमेल के अंदर 40 या 40 से ज़्यादा हो तो आप कह सकते हैं कि इसका जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसकी जो ओबेसिटी है वो बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो ये पांचों ऐसी कंडीशन है, ये क्राइटेरिया हैं, ये ऐसी पेशेंट की साइन सिम्टम्स हैं, इनमें से अगर कोई भी 2 या 3 चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको डायबिटिक मेलाइटिस है। अब इसके अंदर जो है ना सिर्फ ग्लूकोज की, यहाँ लिखा हुआ है नॉट ग्लूकोज इन्वॉल्वमेंट, ग्लूकोज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, अदर कंडीशन है जिसके अंदर ओबेसिटी आ गई, जिसके अंदर HDL आ गया, ट्राइग्लिसराइड आ गया। ये इन सब कंडीशन को हमने देखना होता है, तब जाके हम ये डिसाइड करते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है। नाउ वी लर्न अबाउट द, इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से सही हो रहा है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल जो है ना वो इंसुलिन को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉपर अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है, यानी कि ये अपने रिसेप्टर पे या जहां पर इसको काम करना है वहां पर इसको कोई रेजिस्टेंस मिल रही है जिसकी वजह से जो है ना वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो अभी मैं एक और स्लाइड बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये पता पड़ गया कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो 5 मैंने बताए थे उनमें से कोई भी 2 या 3 चीज़ें जो है ना वो इंसुलिन को जो रेजिस्ट कर रही हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर होगी? रेजिस्टेंस अभी देखें जी, रेजिस्टेंस कहाँ पर होगी? अब जो ग्लूकोज है, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और वो ग्लाइकोजन फॉर्म जो है ना लिवर में, एडिपोज टिश्यू और मसल में जाकर जो है ना इन द फॉर्म स्टोरेज हो जाएंगी। ये 3 जगहों पर जो है ना ये स्टोर हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है, अभी हमें इनमें से कोई भी एक सेल या एडिपोज टिश्यू, मसल या लिवर सेल बना, चलो ये मैं कह लेता हूँ कि ये हमारी लिवर सेल है।
तो लिवर सेल में क्या होता है, इस ग्लाइकोजन को हमने स्टोर करना है, इंसुलिन इसको स्टोर करता है। किस तरीके से स्टोर करता है देखते हैं। यहाँ पर जो है ये लिवर सेल बना हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पर ग्लू ट्रांसपोर्टर हैं। ये ग्लू ट्रांसपोर्टर और बीटा सेल के जो सरफेस पर ग्लू ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दोनों मुख्तलिफ होते हैं, सही है। ये आइसोफॉर्म है, स्पेशल टाइप के ग्लू ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये भी ग्लूकोज की जो है ना एंट्री जो है ना वो सेल के अंदर करती है, और जो बीटा सेल के अंदर थी वो भी एंट्री करती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये जो है ना आइसोफॉर्म है इसकी, सही है। अब ब्लड के अंदर ये सर्कुलेटिंग ब्लड है, इसके अंदर आपको पता है जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज के मालिक्यूल भी हैं और इंसुलिन के भी हैं। इंसुलिन हमने आपको बताया था कि इंसुलिन तो रिलीज हो चुका है, प्रॉपर रिलीज हो चुका है, बीटा सेल से प्रॉपर रिलीज हो चुका है। ग्लूकोज भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर है, दोनों चीज़ें सर्कुलेटेड में मौजूद हैं। अब ये ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन भी अच्छी तरीके से प्रॉपर है। इंसुलिन ग्लूकोज गया और ग्लू ट्रांसपोर्टर की मदद से, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोफॉर्म की मदद से अंदर गया लिवर सेल के अंदर, और यहाँ पर इसका जो है ना वो ये है ग्लूकोज आपका, सही है। अब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के अंदर क्या फ़र्क है, ये डिफरेंट है बिटवीन, क्यों ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है और ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेक्राइड है। यानी कि यहाँ पर ये ग्लूकोज 1 यूनिट के अंदर है और ये ग्लाइकोजन एक गुच्छा है, और बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर जो है एक गुच्छा बन जाता है, या आप वो कह सकते हैं कि एक मल्टीपल ग्लूकोज इकट्ठा होकर एक फॉर्म बना लेते हैं, तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, जो स्टोर हो जाता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, सही है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये है। अब इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन गया और लिवर सेल के जो सरफेस है उसके ऊपर उसका एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर है, ये इंसुलिन रिसेप्टर है। जो स्पेशल टाइप का रिसेप्टर है वो क्या करता है, अपने इंसुलिन गया और अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये दो काम करेगा। एक तो ये ग्लू ट्रांसपोर्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है सर्कुलेटिंग के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की एंट्री लिवर सेल के अंदर कर देगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन से ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा लिवर सेल के अंदर आ जाए। एक तो इसने एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर दिया, दूसरा ये कन्वर्जन करेगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये कन्वर्जन करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर लाएगा। तो ये क्यों हुआ कि ये रिसेप्टर जो मौजूद था, इंसुलिन का रिसेप्टर, इंसुलिन गया और अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ और तब जाके ये कन्वर्जन हुआ। समझ में आगे बात, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब क्या होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर होगी, रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी, इस रिसेप्टर पर होगी। इस रिसेप्टर में रेजिस्टेंस हो जाएगी मेटाबॉलिक जो कंडीशंस हैं, चाहे मोटापा हो, चाहे ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो, या बीएमआई का, या जो भी मैंने 5 जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की कंडीशन बताई थी, उनकी वजह से ये रिसेप्टर जो है ना वो रेजिस्ट कर जाएगा। अब वो रेजिस्ट कर जाएगा तो क्या होगा, ये इंसुलिन जो है यहाँ पर आके इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगी, इसको पता नहीं पड़ेगा, उन वजूहात की बिना पर इसमें रेजिस्टेंट आ जाएगी, तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कंडीशन है वो, इंसुलिन अगर जा ही नहीं रहा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज जो है ना ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर नहीं होगा, और ग्लूकोज जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लिवर सेल के अंदर मौजूद रहेगा। अगर और दूसरी जो एक्सप्रेशन जो है ना, ये ग्लू ट्रांसपोर्टर की एक्सप्रेशन ये भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन तो इसके साथ बाइंड ही नहीं हुआ, और जब बाइंड नहीं हुआ तो दोनों काम नहीं होंगे, तो इसकी एक्सप्रेशन भी कम हो जाएंगे और ये ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज की एंट्री भी कम हो गई और कन्वर्जन भी कम हो गई। तो दोनों सूरतों के अंदर क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हाइपर इंसुलिनीमिया। अब क्योंकि बीटा सेल को तो पता है कि ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जब भी देखेगा कि इंसुलिन मुझे चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँ क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ये तो इंसुलिन बनाता जा रहा है, लेकिन बीटा सेल को पता नहीं है कि मेरी वजह से ये नहीं हो रहा, बल्कि वजह यह है कि इंसुलिन की जो रिसेप्टर है वहाँ पर कोई मसला है, लेकिन इसको तो पता नहीं है, तो ये इंसुलिन बना रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया आ जाएगा। कॉमन प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की। तो ये एक आपको इंसुलिन भी जो है ना वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो बीटा सेल इंसुलिन ज़्यादा बना रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हाइपर ग्लिसीमिया होगा, यानी कि ग्लूकोज जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेवल के अंदर होगा इस कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम चल रही होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसुलिन जो को रिसीव करता है और इसके बाद जो है ना ग्लू ट्रांसपोर्टर के जो है ना एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, और दूसरा जो है ना वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और प्रॉब्लम चल रही होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
दूसरी जो एक प्रोसेस चल रही होती है, क्योंकि वो जगह स्पेस नहीं थी तो मुझे अलग से लिखना पड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। अब जैसा कि आपको पता है कि बीटा सेल क्या कर रहा है कि वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि रिसेप्टर ख़राब है, लेकिन जितना इंसुलिन रिलीज होता है उतना ही एमाइलिन एक प्रोटीन है वो भी उतना ही रिलीज हो रहा होता है बीटा सेल से। सही है, तो एमाइलिन है वो एक प्रोटीन है रिलीज टुगेदर विद द इंसुलिन। अब जितना ये रिलीज होगा उतना ये भी रिलीज होगा। अब एमाइलिन क्या चीज़ है, एमाइलिन क्या करता है, एमाइलिन करता है कि बीटा सेल जो है उसके इर्द गिर्द डिपॉजिट होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होगी उसकी, यहाँ पर डिपोजिशन होगी उसकी। सही है, तो ये क्या होगा, जब इसकी डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये बीटा सेल इफेक्ट होगा। बीटा सेल के अगर सरफेस के ऊपर वो अपना काम नहीं, आप किसी चीज़ से दायरा ले लो तो उसको खाना कोई चीज़ आप नहीं पहुंचाओगे तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एमाइलिन की प्रोडक्शन की ज़्यादा की वजह से डिपोजिशन ज़्यादा होगी, बीटा सेल ख़राब हो जाएगा, वो फिर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से नहीं करेगा। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है क्योंकि हो रही थी लेकिन अभी डिपोजिशन हो गई है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, आपका जो ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है वो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में क्या हो रहा होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है कि बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बीटा सेल डिस्टर्ब हो गया तो आपका टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस क्या कर सकता है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात हमको यहाँ पर समझ में आ गई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब हम दूसरी जो एक कंडीशन है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। हमको इतना तो पता पड़ गया कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से हो रही है, क्योंकि रिसेप्टर के अंदर कोई मसला आ रहा है। अब दूसरी बात है, दूसरी जो सिचुएशन है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की वो है सिक्रिएशन, यानी कि इंसुलिन की जो सिक्रिएशन है बीटा सेल के अंदर उसकी या प्रोडक्शन कम है किसी भी, वो जो मैंने आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताई थी उसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रिएशन कम हो रही है, या इंसुलिन की बीटा सेल के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है जो इंसुलिन को कम रिलीज कर रही है। अब अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, सिक्रिएशन भी कम होगी, उसकी सिक्रिएशन भी कम होगी, बाहर जो बीटा सेल से जो सिक्रिएट होकर आएगा इंसुलिन वो भी कम होगा। अब अगर वो कम होगा तो कन्वर्जन जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो कन्वर्जन है वो भी कम होगी। जब वो कम होगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और वो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर आप पेशेंट कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सिक्रीशन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप इन दोनों में अगर आप देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत वर्स है, क्योंकि इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा। अब कितना भी इंसुलिन क्यों ना हो लेकिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो ये बहुत ज़्यादा वर्स है। सिक्रीशन में थोड़ा सा ये आपको एडवांटेज है कि अगर कम सिक्रीशन हो रही है तो कम काम करेगा, लेकिन काम तो करेगा इंसुलिन, थोड़ा बहुत तो कन्वर्जन करेगा ग्लाइकोजन के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो इन दोनों के अंदर हमने क्या करना होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, फास्टिंग ब्लड शुगर है, बीपी है, बीएमआई है, एचडीएल है और ट्राइग्लिसराइड है। इन सब के लेवल को हमने क्या करना होता है, उसको देखना होता है। इसमें जिसकी भी अगर वेरिएशन है तो उसको कंट्रोल करना होता है। अगर मोटापा है तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि आप वर्जिश किया करें, बीपी को कंट्रोल किया करें, ग्लूकोज आप कम लें, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो है ना वो लिपिड वगैरह हैं आप उन्हीं का हैं। तो लाइफ स्टाइल की जो कंडीशन है आपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना होता है और लाइफ स्टाइल पे जो है ना बहुत फोकस करना होता है, ताकि पेशेंट को जो है ना वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर थोड़ा सा कमी हो, उसकी लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजिंग हो, उसके इंटेक में, उसके वर्जिश में, उसके मोटापे में, तो थोड़ी सी अगर आप उस चेंजिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और दूसरा मेडिकेशन, जो डायबिटिक ड्रग्स हैं आपने वो भी देनी होती है साथ साथ में। तो ये तो था टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस और टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। इसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से ये समझ लिया है कि किस तरीके से टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा है और किस तरीके से टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है ना वो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि आगे हमने इस एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में और क्या पढ़ना है और किस तरीके से जो हम अपनी जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स को सही तरीके से उसके यूजेस को जो हम समझ सकते हैं। थैंक यू।